आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खुड़ो और इस्लामाबाद से हैं मुबशिर ज़ैदी। अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान अब भी कोरोना की वबा से बचा हुआ है, लेकिन अब सूरत हाल रफ्ता रफ्ता बदल रही है। आज का जो फिगर है वो ये है कि अब तक टोटल 19 जो लोग हैं वो मुतासिर हो चुके हैं। आज एंग्रो कॉरपोरेशन का एक मुलाजिम जो है वो कोरोना का चेकअप में पॉजिटिव करार पाया। इसके अलावा कोयटा से इत्तला है कि एक 12 साला बच्चा जो है वो भी पॉजिटिव पाया गया। उसके बारे में थोड़ी देर में बात होगी। पाकिस्तान की इस वक्त 4 में से 3 सरहदें बंद हैं और पाक अफ़गान बॉर्डर को मज़ीद एक हफ़्ते के लिए बंद कर दिया गया है। चाइना से मिलने वाली सरहद ऑलरेडी बंद है, ईरान से मिलने वाली ऑलरेडी बंद है। हुकूमत सिंध ने तमाम बड़े निजी और सरकारी अस्पतालों से कहा है कि वो कोरोना डेस्क कायम करें ताकि मुमकिन जो मरीज़ हैं या जो लोग अपना मायना कराना चाहते हैं या जिन्हें ख़दशा है वो बिला रुकावट अप्रोच कर सकें। सिंध हाई कोर्ट ने हाज़िरी का जो अपना बायोमेट्रिक सिस्टम था वो फॉर द टाइम बीइंग मुअत्तल कर दिया है। फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाएंगे, चेहरों से शनाख्त की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिलाखिर कोरोना हेल्पलाइन कायम कर दी है। उसका नंबर है 1700। ये 9 बजे से रात 9 बजे तक। मैं अगर इजाज़त दे तो मैं बाकी हेल्पलाइन आ दूँ। नेशनल हेल्पलाइन ऑलरेडी 1166 है और सिंध गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन है वो यूएन नंबर नहीं है, 02199203443 और एक और नंबर है 99204405 सिंध का जी। अच्छा, ये भी ख़बरें आ रही हैं कि जितना कोऑर्डिनेशन विफाक और सूबों के दरमियान होना चाहिए शायद उससे कम है। इस बारे में इस्लामाबाद में मुबशिर ज़ैदी मौजूद हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म के मुशीर से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू क्या है हमें भी नहीं मालूम, हम भी आपके साथ इस वक्त सुनेंगे। मुबशिर, ओवर टू यू। जी शुक्रिया वसत साहब। जब मेरी बात हुई डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से कुछ देर पहले तो मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि ये जो केसेस डबल से ज़्यादा हो गए हैं एक ही दिन में, तो क्या इसका मतलब है कि ख़तरा बढ़ रहा है और द वार इज़ फार फ्रॉम ओवर। सुनिए उन्हीं की ज़बानी के वो क्या कहते हैं। वार इज़ डेफिनेटली स्टिल ऑन और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी समझने की वो ये है कि ठीक है केसेस हमारे 24 आवर्स पे में डबल या डबल से थोड़े से ज़्यादा हो गए, लेकिन ये इतनी तशवीश की बात नहीं है क्योंकि ईच वन ऑफ दिस केस अगर इनकी आप हिस्ट्री देखें तो ये तमाम केसेस के अंदर जो एक कॉमन डिनोमिनेटर है वो ये है कि तमाम के तमाम केसेस में रीसेंट पास्ट में ट्रैवल की हिस्ट्री है और ये उन मुल्कों में इन्होंने ट्रैवल किया है कि जहाँ पे ये एंडीमिक है, जहाँ पे ये कोरोना वायरस डिजीज़ फैली हुई है। जो इस सिनेरियो में जो एक खुशाइंद बात है इन रिलेटिव टर्म्स वो ये है कि अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि लोकल ट्रांसमिशन हुई हो, यानी कि जो शख्स बाहर से वायरस लेके आया उसने फिर यहाँ पे आके किसी को इन्फेक्ट किया हो, क्योंकि वो फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो फिर एक बड़ी जल्दी एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पे चला जाता है कि जिसके बाद फिर एक एक्सपोनेंशियल स्प्रेड होती है आउटब्रेक्स के अंदर। अल्लाह ना करे कि हम ऐसा देखें, लेकिन बहुत सारे मुल्क ये देख रहे हैं। इटली उसकी एक मिसाल है, चाइना तो है ही, ईरान उसकी मिसाल है, साउथ कोरिया उसकी मिसाल है, बाज़ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी ये हुआ। तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो इफ़ यू आस्क मी कि जी अभी वार इज़ ऑन, एब्सोल्युटली वार इज़ ऑन। कल कैसा होगा और आउटब्रेक के क्या चांसेस हैं, तो डेफिनेटली हैं, लेकिन गोइंग बाय आवर ट्रैक रिकॉर्ड इन दिस केस ये जहन में रखना चाहिए कि ख़ित्ते में पाकिस्तान आखिरी मुल्क था जिसने रिपोर्ट किया केस। दुनिया में पाकिस्तान 48वां मुल्क था जिसने रिपोर्ट किया केस। क्यों ऐसा हुआ, पूछा जाना चाहिए क्यों ऐसा हुआ। ये इसलिए हुआ कि बर वक्त सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव मेजर्स हमने
इन प्लेस किए, चाहे वो हेल्थ स्क्रीनिंग के हवाले से थे, चाहे वो हमारे SOPs थे, चाहे वो हमारी क्लिनिकल केयर के प्रोटोकॉल्स थे, चाहे वो कोऑर्डिनेशन थी बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल, द बेस्ट पॉसिबल पीपल अवेलेबल इन पाकिस्तान जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिर हैं, उनके साथ डेली हम घंटों हमने इस चीज़ के ऊपर लगाए। अभी तक वो हो रहा है और होता रहेगा जब तक कि हम इसको मुकम्मल तौर पे से निकल नहीं जाते। तो मामूली चीज़ें बट इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने जब ये आपको कहा कि ये 48वां मुल्क थे हम, तो आप देखें कि सब वो दूसरे 47 मुल्क कौन से थे, तो इट्स ऑलमोस्ट होल ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, सो टू से। तो फॉर वंस पाकिस्तान हैज़ डन फ्यू सिंपल बट इफ़ेक्टिव थिंग्स, और अगर इस ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखें तो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये केसेस का डबल हो जाना, मुझे बहुत तशवीश होती इसकी अगर ये लोकल ट्रांसमिशन के ज़रिए हुआ होता, लेकिन ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट प्राइमरी पेशेंट्स हैं, यानी कि जो बाहर से अपने साथ वायरस लेकर आए हैं। अगर इन 20 के 20 लोगों को हम इफ़ेक्टिवली मैनेज कर लें और इनके ज़रिए आगे स्प्रेड ना हो, तो देयर विल बी नो आउटब्रेक इन पाकिस्तान। लेट्स होप सो। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, मगर कराची जहां ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहां जाहिर है लोग घबरा भी रहे हैं। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये ज़्यादातर केसेस जो है कराची क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं, तो सुनिए क्या कहा। बड़ी सिंपल वजह इसकी कि मैक्सिमम विंडो, मतलब कराची इज़ ए विंडो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो मैक्सिमम जो फ़्लाइट्स हैं वो कराची में आती हैं। और इवन के जो बहुत सारे लोग कराची वैसे ही उतर जाते हैं, उन्होंने आगे फिर ट्रैवल करना होता है पाकिस्तान के अंदर, तो इट्स सिंपली दिस, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। इसकी ये वजह नहीं है कि वहाँ पे किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत है। अच्छा, काफ़ी जो है ये बात भी हो रही है कि ये जो मरीज़ आए इनमें से कुछ रोज़ पहले आए थे, तो क्या ये एयरपोर्ट्स पर क्यों डिटेक्ट नहीं हो सके। तो डॉक्टर जफर मिर्ज़ा से मैंने ये पूछा कि ये क्या वजह है कि कुछ मरीज़ जो अब तक रिपोर्ट हुए हैं, बल्कि मेजॉरिटी उनकी ऐसी है जो एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग से निकल गए, लेकिन बाद में उनका जो है अलामात जाहिर हुई, उन्होंने खुद से कांटेक्ट किया। कुछ हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, और जो नहीं हुए थे वो किसी की नेग्लिजेंस नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है। असल में मेरा ख्याल है आपके सवाल में जो एम्बेडेड क्वेश्चन था वो ये था। एक्चुअली होता है ये हमारा SOP है, और इस डिज़ीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड इज सच 14 डेज़ कि, और इंक्यूबेशन पीरियड को पहले समझना ज़रूरी है। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि वायरस का आपके जिस्म में दाखिल होने से लेकर अलामात के ज़ाहिर होने तक, तो ये 14 दिन के अंदर अंदर होता है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल इटली से आ रहे हैं और आपकी बॉडी में वायरस है, लेकिन जब आप कराची उतरे तो आपको अलामात नहीं अभी ज़ाहिर हुई थी, तो आप गुजर गए, ठीक है। अब हमारा क्या काम है, हमारा SOP क्या है वहाँ पे? हमारा SOP वहाँ पे ये है कि अगर आप वहाँ से आए हैं जहाँ पे ये डिज़ीज़ है और चाहे आपको अलामात नहीं, तो हम आपको फिर भी आपका नंबर भी लेते हैं, आपको कुछ हदायत भी जारी करते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि ये हुआ तो आपने क्या क्या करना है, इंक्लूडिंग दिस कि आपने 1166 पे इत्तला भी करनी है। अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा बहुत सारे पेशेंट्स, अभी तक जो पेशेंट्स चंद एक हैं, उन्होंने 1166 पे हमें इत्तला दी है कि उनको अब ये सिम्टम्स हो रहे हैं। अगर लेकिन आप उस पीरियड में हैं और आप जब स्क्रीनिंग हो रही है आपकी, तो आपको साइन सिम्टम्स अगर हो गए तो फिर क्या होगा, फिर हम वहीं से आपको हॉस्पिटल भेज देंगे, आपको घर जाना ही नहीं देंगे। तो ये सिंपल चीज़ जो मैं जिक्र कर रहा था ना पहले, कि अगर एक वाज़े आपकी स्ट्रेटजी ये हमने अपनाई और इसके ऊपर अमल करवाया, तो इट हैज़ वर्कड अंटिल नाउ। इनमें से कुछ लोगों को सिम्टम्स थे तो हमने उनको वहीं पकड़ लिया और हॉस्पिटल भेज दिया, ज़्यादातर को नहीं थे, बाद में हुए उन्होंने खुद रिपोर्ट कर दिया। तो ये इट हैज़ बीन वर्किंग। अच्छा, जो लोग जो है इन मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, हमने देखा पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक्स हैं जो इन मरीजों की देखभाल कर रहे हैं,
उनमें भी ये अलामात ट्रांसफ़र हुई हैं। डॉक्टर साहब ने ये तो कह दिया कि अभी तक ऐसा कोई हमारे सामने केस नहीं आया कि जिसमें पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुआ हो ये वायरस किसी से दूसरे शख्स में, मगर क्या पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स के लिए क्या इंतजाम डॉक्टर साहब ने किए या हुकूमत ने किए हैं, उस बारे में भी जानने की कोशिश की, तो सुनिए क्या कहा। जी, इसमें जी मैं ये समझता हूँ कि जो एक बहुत ही कम लोग इसको अहमियत देते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं वो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। और हेल्थ प्रोफेशनल्स वो जो कोरोना वायरस के वार्ड्स में कोरोना वायरस के पेशेंट्स को या सस्पेक्टेड पेशेंट्स को फॉर दैट मैटर उनकी केयर करते हैं। तो आपने देखा नॉर्दर्न इटली में एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, मेरे ख्याल 20% से ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स इन्फेक्ट हो गए। हेल्थ प्रोफेशनल्स की न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है उसकी फरावानी और उसका सही इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ये ना किया जाए तो वही हेल्थ प्रोफेशनल जो आपकी केयर करने के लिए हैं वो ख़ुद वसीला बन जाते हैं, ना सिर्फ ये ख़ुद इन्फेक्ट होने का बल्कि इन्फेक्शन फैलाने का भी। तो इस सिलसिले में इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं और हमने ट्रेनिंग्स की हैं, एक हद तक की हैं। और दूसरे ये कि इनको हमें प्रोटेक्शन गेयर देने की ज़रूरत है और वो हमने दिया है। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन अब हमारे पास मेरा ख्याल है कुछ 40-48 के करीब डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में। मुख्तलिफ सूबों ने भी उनको डेजिग्नेट किया। वी आर कीपिंग अप द लिस्ट, जिसमें उन्होंने आइसोलेशन रूम्स आइडेंटिफाई किए हैं और वहाँ जो स्टाफ उन आइसोलेशन रूम्स में इस तरह के पेशेंट्स को सस्पेक्टेड या पॉजिटिव उनको देखेगा, उनकी ट्रेनिंग और उनके लिए इक्विपमेंट फ्राहम किए। एक वक्फा लेते हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी क्योंकि अब हम रुख मोड़ेंगे पाकिस्तान ईरान सरहद पर कि वहाँ जो ज़ायरीन हैं वहाँ से किस कदर, जैसे ज़रार ने शुरू में वसत ने बताया भी कि कोयटा में एक केस हो गया है, तो उस बारे में क्या किया जा रहा है इस ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक। और पाकिस्तान में अब तक जितने भी केसेस आए हैं उसमें ज़्यादातर जो टेस्ट हुए हैं पॉजिटिव कोरोना वायरस के लिए वो ईरान से आए हैं। तो मैंने डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा से जब इंटरव्यू किया तो मैंने ये भी पूछा कि जनाब जो ताफ्तान सरहद है ईरान के साथ वहाँ खासे ज़ायरीन जमा हैं, तो इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि वहाँ से जो लोग ज़ायरीन आ रहे हैं वो प्रॉपरली स्क्रीन है। तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। तफ्तान में जी मैं समझता हूँ कि जाना बड़ा ज़रूरी था और जब मैं गया तो मुझे वहाँ जाके एहसास हुआ कि कितना ज़रूरी था। हमारे तकरीबन 6000 से ज़्यादा ज़ायरीन इस वक्त ईरान में हैं और उनका वहाँ पे, अच्छा पहले ये समझ लीजिए कि चीन से जो लौट के लोग आए और ईरान से जो लोग लौट के आए, स्पेशली ज़ायरीन, इनमें एक बड़ा क्वालिटेटिव फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि अगर चीन के अंदर एपी सेंटर वुहान या हूबी का सूबा था तो ईरान में वो कुम था। अच्छा, वुहान और हूबी में तो उन्होंने एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया, पूरे का पूरा सूबा उन्होंने क्वारंटाइन कर दी, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। लिहाजा चीन से जो लोग आ जा रहे हैं पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, ये माइनस हूबी के लोग हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो बाकी लोग हैं उनसे आपको वो खतरा नहीं जो कि हूबी। ईरान में कुम जो है वो इनका एपी सेंटर था, लेकिन कुम में वो कर्फ्यू नहीं था, वो क्वारंटाइन के अंदर नहीं है और हमारे सारे ज़ायरीन कुम जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि कुम से होते हुए, वो मशहद से होते हुए जब तफ्तान पहुंचते हैं तो वहाँ फिर हमने इनको कैसे रिसीव करना है। तो इसके ऊपर काफ़ी हमने मेहनत की और अब हमने उसका एक पूरा बड़ा डिटेल्ड प्रोटोकॉल बनाया है, जिसके बुनियादी हदोहाल ये है कि हमने कैलकुलेट किया यहाँ से कि उन्होंने कुम किस दिन छोड़ा था।
ठीक है जी। और मशहद गए, मशहद कितने दिन रहे, वापस आए, तफ्तान रहे, तो उसके बाद कितने दिन बचे कि उनको 14 दिन मुकम्मल हो जाए उनके, तो वो 14 दिन हमने उनको फिर वहाँ पे क्वारंटाइन किया हुआ है इस वक्त। और जैसे जैसे अब उनके 14 दिन मुकम्मल होते जाएंगे, उनको हम बैचेस में वहाँ से निकाल के जिन जिन सूबों में उनकी रहाइशें हैं उन सूबाई हुकूमतों के हवाले करेंगे और वो फिर उनको फर्दर उनका फॉलोअप भी करेंगे, ज़रूरत समझी तो स्क्रीनिंग भी करेंगे, ज़रूरत समझी तो मज़ीद क्वारंटाइन भी करेंगे, लेकिन वो फिर सूबाई हुकूमतों के हम हवाले कर देंगे। एक एक शख्स का जो कि ज़ायरीन में से वापस आ रहे हैं, हमारे पास उनका एड्रेसेस, हमारे पास उनके मोबाइल नंबर्स और हमारे पूरी एक स्ट्रेटजी कि हमने उनको फॉलो कैसे करना है, ये हमने तरतीब दी। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको बात बताऊँ, जब ये शुरू हुआ तो उससे पहले जब ये हमने इम्प्लीमेंट की ये स्कीम जो मैंने जिसका भी आपसे जिक्र किया है, कुछ लोग उससे पहले वापस आ चुके थे। और वो जब ये वो अरसा है कि जब वहाँ पे आउटब्रेक हो रहा था, तब इनका क्या करें आप मुबशर साहब, आप हमारे में दाद दें कि वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार के दरमियान लोग थे। हमने सबको ट्रैक किया है, सबको फॉलोअप किया है। कल सुबह तक जो नंबर था वो तकरीबन 6,500 से तजावज़ कर चुका था कि जिनको हम फॉलो कर चुके हैं और उनको मतलब उनका एक सिस्टम बनाया है कि अगर उनको कोई साइन सिम्टम हो तो उन्होंने क्या करना है और हमने क्या करना है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप वक्त पे अफादियत के साथ मुस्तदी से करें तो आप यू कैन अवॉइड ए आउटब्रेक। ये बड़ी सिंपल चीज़ है। एवरी आउटब्रेक इज़ प्रिवेंटेबल प्रोवाइडेड प्रिवेंशन इज़ पुट इन प्लेस। जी, वज़ीर आज़म के मुशीर शहर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से मुबशिर ज़ैदी गुफ्तगू कर रहे थे और आखिरी सवाल ये था कि ताफ्तान पे क्या सूरत हाल है जो ईरान से ज़ायरीन आ रहे हैं। हमारे साथ कोयटा से ज्वाइन किया है बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब ने। थैंक यू सो मच। लियाकत साहब, ये फरमाइए कि आज 19 हो गए हैं कुल केस और आखिरी जो केस आया है वो है एक 12 साला बच्चा कोयटा में डिटेक्ट हुआ है पॉजिटिव, जो ताफ्तान से कोयटा पहुंचा था। इज इट राइट? जी बिल्कुल। एक 12 साला बच्चे में जो है कोरोना वायरस का जो ब्लड सैंपल लिया गया था वो पॉजिटिव आया है और बलूचिस्तान में ये पहला आज जो केस है वो तो ताफ्तान में तो क्वारंटाइन है, कैसे पहुंचा वो कोयटा? ये बच्चा और इसके साथ 3 बच्चे, इसकी वालदा और पप्पी, 6 अफराद का ये कुंबा 29 फरवरी को ईरान के रास्ते ये पाकिस्तान में इंटर हुए। इनकी स्क्रीनिंग की गई और फिर इनको क्वारंटाइन सेंटर शिफ्ट किया गया। बच्चा बुनियादी तौर पे थैलेसीमिया का पेशेंट था और कल जो है वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर में डॉक्टर्स हैं उन्होंने बच्चे के पेल फेस को देखते हुए ये महसूस किया कि बच्चे का यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। तो डॉक्टर ने उनको ये सिफारिश की कि बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कोयटा मुंतकिल किया जाए। तो एक एम्बुलेंस में तो यानी ताफ्तान में पता चल गया था कि इसे कोरोना है या कोयटा आके पता चला? नहीं, थैलेसीमिया के पेशेंट था, थैलेसीमिया के इलाज के गर्ज से इसे कोयटा मुंतकिल किया और कोयटा में आके डिस्कवर हुआ। कोयटा में ये कल 12:30 बजे पहुंचे। 2 बजे इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गई। क्योंकि हिस्ट्री जो है इनका कोयटा में डिस्कवर हुआ ना ये कोरोना वायरस, उसका कोरोना के इनके सैंपल्स हमने फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल भिजवाए और वहाँ पे बच्चे के अलावा बाकी जो 5 अफराद हैं उनके सैंपल नेगेटिव आए और बच्चे का जो है जी अच्छा बेहतर। अब मैं आपको बीबीसी के हैं आज़म खान जो कोयटा में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनकी एक मुख्तसर सी रिपोर्ट बताता हूँ, उस पर ज़रा तबसरा कीजिएगा। वो लिखते हैं कि ताफ्तान के एक में रहने वाले एक साहब हैं मोहम्मद आमिर, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की। मोहम्मद आमिर ने बताया कि ताफ्तान में मैं 8 दिन से मौजूद हूँ, बहुत से लोग 11 दिन या उससे भी ज़्यादा से यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान हाउस के 2 कमरे भरे हुए हैं, बाकियों को जो खेमे दिए गए हैं उनमें कोई सहूलत इस लिहाज से नहीं है कि जो तेज़ हवा और ठंड है उसमें इन खैमों में रात बसर नहीं हो सकती। बच्चे, औरतें और बूढ़े ज़्यादा मुश्किल में हैं क्योंकि कंबलों की किल्लत है।
वॉशरूम का भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं, कुछ लोग ताफ्तान यूनियन काउंसिल के दफ्तर में रह रहे हैं, डॉक्टर्स का बंदोबस्त नहीं, सिर्फ सर दर्द और थकावट दूर करने की गोलियां दस्तयाब हैं, खाना करीबी बाज़ार से मंगवा के दिया जाता है। कुछ लोगों ने इस खाने की वीडियो बनाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी एहलकारों ने मोबाइल फ़ोन ले लिए। इन हालात से तंग आके सोमवार को 20 लोगों ने कोयटा की तरफ पैदल मार्च करना शुरू किया तो एफसी के कर्नल साहब उन्हें समझा बुझा के वापस ले आए। क्या कहते हैं आप? देखिए, जो क्वारंटीन सेंटर में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब की एक ही ख्वाहिश है और वो नेचुरल है कि 1 महीना या 20 दिन वो ईरान। हुजूर, मैं ये फैसिलिटीज की जो बात की है उसने मुतासिर ने, उसके बारे में बताएं, ये दुरुस्त तासुर है या गलत है, प्रोपेगेंडा है, क्या है? मुकम्मल गलत तासुर है। वहाँ पे पाकिस्तान हाउस के अलावा 4 दीगर क्वारंटाइन सेंटर जो है हमने वो एस्टेब्लिश किया और जाहिर है ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, रातों रात जो है वो कंस्ट्रक्शन तो नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे प्री फैब के भी हमारे फैसिलिटीज मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं और पहले ही रात जो ये न्यूज़ ईरान से ब्रेक हुआ था 10,000 मास्क हमने पहले पहुंचा दिए थे। हत्ता के वहाँ पे जो ज़ायरीन मौजूद हैं वो मेन्यू का इख्तियार भी उनको दिया गया है, काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो मेन्यू डिटरमिन करते हैं, उसी के मुताबिक कुक फूड उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन रोज़ अव्वल से ज़ायरीन या वहाँ पे दीगर जो लोग मौजूद हैं क्वारंटीन सेंटर में वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें जो है उनके घर जाने दिया जाए। तो इसी बुनियाद पे अक्सर लोग जो है वो ब्लेम कर रहे हैं और इस तरह का प्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जिसके तहत गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए ताकि उनको परमिशन ग्रांट की जाए। यानी इंतजामात तसल्ली बख्श हैं, आप ये कह रहे हैं? मुकम्मल तसल्ली बख्श है। इस तरह के कई एक वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं जिसमें खुद ज़ायरीन वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, ठीक है, चलें, ठीक है। ये हुकूमत का वर्जन है और मैंने बीबीसी की रिपोर्ट, आपने बीबीसी का रिपोर्ट दी है। वैसे भी थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक जी। अभी आप डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के साथ गुफ्तगू सुन रहे थे और फिर लियाकत शहबानी साहब जो हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान है। आपको थोड़ी सी और मालूमात दे देते हैं। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की पाकिस्तान में हेल्पलाइंस क्या हैं। तो वफाक की जो हेल्पलाइन है वो है 1166। अच्छा, अगर आप बलूचिस्तान में हैं या पंजाब में भी हैं तो ये यही हेल्पलाइन आपके लिए भी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो नंबर दिया है वो है 1700। एक बार फिर 1700। और बिलाखिर सिंध हुकूमत की जो 2 हेल्पलाइंस हैं वो हैं 021-992-03443, अभी से आपकी स्क्रीन पर भी है, और 021-992-04405। वैसे सिंध हुकूमत की इतनी लंबी हेल्पलाइन नहीं होनी चाहिए। नहीं, होनी नहीं चाहिए, होनी तो 4 डिजिट्स की होनी चाहिए। होनी बिल्कुल 4 डिजिट्स की होनी चाहिए एंड आई होप दैट दे डू इट बिकॉज़ ये तो किसी को नहीं याद आने वाली ना यार, सीधी सीधी बात है। अच्छा, अब जाहिर है कि अब पैनिक नहीं फैलना चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी कह रही है कि प्रिवेंशन नॉट पैनिक, तो प्रिवेंशन की ही बात करते हैं। बिलफर्ज अगर आपको एक अच्छा है या आप कंसर्न है कि शायद आपको या किसी आपके जानने वाले को कोरोना वायरस है और आप टेस्ट कराना चाह रहे हैं तो कैसे किया जाए? अगर आप प्राइवेट लैब के पास जाएंगे तो सुनने में आ रहा है कि 8-8 हज़ार रुपए की भी टेस्टिंग हो रही है और जाहिर है कि ये बहुत लोगों की पहुंच से बाहर है। तो आप फ्री टेस्टिंग को कैसे आप अवेल कर सकते हैं? तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है ये उनकी जानिब से मालूमात हैं, डॉन अखबार में छपी भी हैं, एक बार आपको बता भी देते हैं कि सबसे पहले तो आपको एक गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल की विज़िट करनी चाहिए। थोड़ा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये सहूलत आपको अवेलेबल है। और फिर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जैसे आगा खान हो गया, लियाकत जिना एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके अलामात चेक किए जाएंगे, आपके सिम्टम्स चेक किए जाएंगे। डॉक्टर जो हैं वो आपसे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं पहले से बने हुए, आपसे पूछेंगे कि सर आपने कहीं सफ़र किया है, ख़ासतौर पर उन ममालिक जिनमें कोरोना वायरस का फैलाव ज़्यादा है, और आप किन के साथ राब्ते में रहे हैं, इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल। अगर
डॉक्टर को लगा कि नहीं आपके रिस्क नहीं है कोरोना वायरस की, आपको वापस भेज देंगी। लेकिन अगर डॉक्टर को लगा कि जी कुछ गड़बड़ है तो आपकी सलाइवा का एक स्वॉब, थूक का आपकी गाल के अंदर से लिया जाएगा और उनको टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में भेजा जाएगा। अच्छा, एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर आप अपने टेस्टिंग करा सकते हैं? पहले तो आपको बताया था, अब मैं आपको लिस्ट पूरी देना चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग विद पंजाब में 3 अस्पताल हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। लाहौर में सर्विसेज अस्पताल, मुल्तान में निश्तर अस्पताल और रावलपिंडी का बेनज़ीर अस्पताल। यहाँ पर आप अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। टेस्टिंग इन अस्पतालों में नहीं होगी, वो आगे भेजेंगे, ये भी मैं आपको क्लियर बताना चाह रहा हूँ, तो उनके पीछे आप ना पड़ें। अच्छा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद में शेख खलीफा ज़ायद बिन नयान अस्पताल है। मुज़फ़्फ़राबाद में अगेन अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर भी आप जा सकते हैं। रावलाकोट में अगेन शेख ज़ायद अस्पताल वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। मीरपुर में आपको डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल जाना पड़ेगा और अगर आप कोटली में हैं तो वहाँ पर भी आपको DHQ अस्पताल जाना पड़ेगा। अब आते हैं सिंध की जानिब जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस हैं, स्पेशली कराची में। तो लाड़काना में चंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इज़ अवेलेबल। सखर में ग़ुलाम मोहम्मद महर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज अवेलेबल है। नवाब शाह में कामरान अली भाई का के शहर में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल। कराची में सबसे ज़्यादा है जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, लियारी जनरल हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल और जाहिर है आगा खान हॉस्पिटल एंड डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। और जाहिर है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स या DHOs। गिलगित बल्तिस्तान में निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि वहाँ पर आपको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको कॉन्टैक्ट करना होगा और ऑन पेपर वो आपके घर आके आपके सैंपल्स लेंगे। हो सकता है कि कई सूरत में आपको वहाँ पर भी जाना पड़े। अच्छा, फिर फाइनली खैबर पख्तूनख्वा में आपको जाना होगा पुलिस सर्विसेज अस्पताल। और मेरे ख्याल बलूचिस्तान का तो अभी जिक्र किया था चवानी साहब ने, अस्पताल का नाम मुझे अभी अस्पताल का नाम फातिमा जिना है। और मेरा ख्याल है ये जो कोयटा जनरल हॉस्पिटल है इसमें भी बहरहाल वहाँ पर भी आप अपनी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब अगेन प्रिवेंशन की बात, तो ये बात बार बताना ज़रूरी है कि एक तो डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जाता है, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है कि जो ट्रांसमिशन का चेन है ना वो टूटना चाहिए। 3 से 4 फुट। और दूसरी सोशल डिस्टेंसिंग का ये भी मतलब है कि यार बिला वजह बड़ी महफिलों में ना ही जाओ। ठीक है, आई मीन माना कि देखें ये जो एंग्रो के जो हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, ये एंग्रो के ऑफिस हेडक्वार्टर तो नहीं, ये है डॉलमन मॉल में। ठीक है, अब बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि भाई पूरे डॉलमन मॉल को बंद कर दें, लेकिन 3 दिन तक उन्होंने अपने ऑफिस को तो बंद रखा है और उसकी क्लीनिंग की है। अगेन अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड ही कर लें तो बेहतर होगा, कोई इतनी भी ज़रूरी बात नहीं है। नंबर 1 चीज़, एक बार फिर साबुन और पानी से अपने हाथ धोते रहें और कोशिश करें कि अपने मुंह को हाथ ना लगाएं। अच्छा, बार बार हाथ धोने और साबुन पर क्यों इतना फोकस किया जाता है? तो थोड़ी सी टेक्निकल इसका जवाब है। वायरस जिस तरह की होती है ना, तो इसमें जो सबसे जो कमज़ोर हिस्सा होता है वायरस का, वो उसके इर्द गिर्द जो लिपिड लेयर कहा जाता है, फैटी लेयर कहा जाता है। अगर वो लेयर टूट जाए तो आप समझें कि वो वायरस डेड हो जाती है, जैसे कि किसी ने आपका पेट काट दिया। ठीक है, तो साबुन के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि ये जो फैट का जो मेम्ब्रेन है को डिसॉल्व कर देती है। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ नहीं है कि आपके हाथ साफ हो रहे हैं, आप बाकायदा उस वायरस को ख़त्म कर रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता वो आपके हाथों पर मौजूद है। अल्कोहल जाहिर है भी यूज़फुल है, लेकिन नॉट समटाइम्स एज यूज़फुल एज नॉर्मल सोप। ये जो आप ज़्यादातर जो एंटी बैक्टीरियल भी देखते हैं उसमें कहते हैं कि इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया को मार डालती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली सारी गेम साबुन है उसमें और अल्कोहल है उसमें। अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल के बारे में मैं बता दूं कि अल्कोहल सिर्फ हाथ पे लगाने के लिए, पीने के लिए नहीं है। वरना ईरान में ये हुई उड़ी के जी अल्कोहल अगर आप इस्तेमाल करें तो उन्होंने जनाब मेंथॉल, और वैसे ज़ाहिर शराब तो अवेलेबल नहीं है, मेंथॉल जो है वो पीली 27 हलाकतें हुई हैं,
कोकेन असल में हर आदमी अपनी दुकान लगाने के चक्कर में। जी तो उस पर अभी फ्रेंच अथॉरिटीज ने जो है मुझे पता है ऐलान किया कि जी कोकेन ना पिए, ये जो है हो सकता है और चीजों के लिए आप नशे की जरूरियात पूरी करें, लेकिन कोरोना वायरस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसका भी एक बस मंजर है कि बहुत चीजें फोटोशॉप पर हो जाती है ना। तो एक फोटोशॉप घूम रही थी CNN की, कोकेन क्योर्स कोरोना वायरस। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको मजाक के तौर पे लिया और लगता है कि कुछ लोगों ने इसको अच्छा सीरियसली भी ले लिया। एक और चीज अभी मैं देख रहा था, एक और फोटोशॉप चल रही है कि जी कोरोना वायरस ना टॉयलेट पेपर के अंदर फैल जाता है। ठीक है, तो जाहिर है ये उस बंदे ने खबर लगाई है जो बाजार गया होगा, उसको टॉयलेट पेपर नहीं मिला। अच्छा, चाइना में एक र्यूमर उड़ी कि जी लहसुन जो है वो अगर आप खा लें बड़ी मिकदार में तो कोरोना वायरस मर जाएगा। तो एक खातून ने कोई 1.5 किलो लहसुन खा लिया, कोरोना वायरस तो नहीं मरा लेकिन उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उस लहसुन की वजह से। फिर एक अफवाह उड़ी भी कि चांदी के वर्क खा लें तो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। फिर एक जापानी डॉक्टर जिसका नाम नहीं पता, उसके नाम से मशहूर हो रहा है कि हर 15 मिनट बाद पानी पिया जाए, मुंह से तमाम वायरस ख़त्म हो जाएंगे कोरोना समेत। फिर यह है कि उबलता हुआ पानी अगर आप पी लें तो क्या कहने, उस टेम्परेचर से कोरोना वायरस मर जाएगा। आप भी मर जाएंगे। अच्छा, चिकन, जो लोग चिकन नहीं पसंद करते उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया कि चिकन जो है वो मत खाएं या मसालेदार चीज़ें ना खाएं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कोरोना वायरस से, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। और वो जो हमारे डॉक्टर साहब आए थे उस दिन, उन्होंने कहा जी कि अगर आपको दर्द हो तो पैनाडॉल जो है वो, और फिर यह है कि झाड़ फूंक से भी कोरोना वायरस मारने की कोशिश की जा रही है। तो जो जिम्मेदार वेबसाइट्स हैं WHO की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उस पर जो एहतियातें हैं ना, सिर्फ वही एहतियातें हैं, बाकी सब डिलीट कर दें। बिल्कुल। और अगर आपके व्हाट्सएप में आगे लिखा भी हो ना WHO यूनिसेफ, तो वो जरूरी नहीं है कि वो WHO और यूनिसेफ ने ही आपको भेजा है। हाँ, और फॉरवर्ड ना करें प्लीज। अगर आपको जरा सा भी शक है, इंडोनेशिया लोगों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। आई विश कि हमारे यहाँ भी इस तरह का करें। मेरी तो पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट गिरफ्तार हो जाएगी। वो सब वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। और कोरोना वायरस की बात हो रही है तो अभी एक ताज़ा तरीन अपडेट भी आपको दे देते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में एक और कोरोना वायरस का केस मिल गया है और शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी ईरान से आए थे या इन द रिसेंट पास्ट ट्रैवल किया था ईरान से। और जहाँ तक कराची का सवाल है तो 6 स्टाफर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो होते हैं उनको क्वारंटीन में कर दिया गया है। जाहिर है कि जी सिविल एविएशन के, जाहिर है कि ये एक प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर है। मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव है। थैंक यू वेरी मच। इसका ये मतलब नहीं है। तो अब कुल केसेस कितने? जी मुबशिर। उनका ये हुआ था कि उनमें से एक अहलकार के जो रिश्तेदार हैं वो पॉजिटिव हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि उसकी वजह से इन लोगों को क्वारंटीन किया गया है। अच्छा, अब ये क्रूशल है अगेन, बिकॉज जो ममालिक में हमने देखा है कि बहुत तेजी से फैला है, तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन की बात है और डेटा की बात है। क्योंकि ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि आप उस बंदे को क्वारंटीन में करो, जिन लोगों के साथ उसके कांटेक्ट हुए हैं, जिनके साथ उनके कांटेक्ट हुए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो लगती है सारे सिचुएशन में कि लोग अडेप्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और कोई भी क्राइसिस आए, चाहे बीमारी हो, जंग हो, जो लाइफ गोज ऑन एंड यू हैव टू कीप लिविंग। तो अब अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि सिंध में जो तमाम स्कूल हैं वो 13 मार्च मतलब मंडे तक बंद रहेंगे। अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं आई है। बलूचिस्तान में 15 मार्च तक बंद रहेंगे और गिलगित बल्तिस्तान में तो मेरे ख्याल अब खुल गए हैं दोबारा, 7 मार्च तक बंद रहे थे। आई डोंट नो कि उसके बाद अपडेट हुई है। लेकिन जाहिर है कि एग्ज़ाम्स भी हैं, क्लासेस भी हैं, तो क्या किया जाए? तो हम देख रहे हैं कि बहुत से स्कूल्स कम से कम जिनके पास ये वसाइल हैं वो वेब कॉन्फ्रेंसिंग और टेली एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी मतलब 2-3 दिन पहले मेरे बेटा भी मेरे पास आया कि लैपटॉप दे दें, आज से हमारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तो एक सॉफ्टवेयर है जूम के नाम से, जिससे आप सारे स्टूडेंट्स एक टाइम पे लॉगिन कर सकते हैं और आप 100 लोगों की आप वेब कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और पहले जो 40 मिनट है वो मुफ्त हैं आपके, उसके बाद फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबके लिए एक ये लर्निंग कर्व है। अक्सर जो टीचर्स हैं, और हमारे यहाँ तो बड़ी ट्रेडिशनल एक अप्रोच होती है ना एजुकेशन की कि भाई टेक्स्ट बुक है तो ब्लैक बोर्ड है,
तो उनको भी अब टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है। बच्चों के लिए शायद कदम थोड़ा सा आसान है क्योंकि वो तो वैसे भी कर रहे होते हैं। अभी जैसे कराची ग्रामर स्कूल, बीकन हाउस हो गया, बहुत और जो इस तरह के स्कूल्स हैं वहाँ पर अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, ये भी एक आई थिंक इज़ एन आइडिया दैट विच टाइम हैज़ कम। आई मीन आपको पता है कि बहुत वक्त पहले से भी यूट्यूब लेक्चर्स, ऑनलाइन क्लासेस का रुझान शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि एक कोरोना वायरस का असर ये हो कि ये एक नॉर्म बन जाए। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, यूएन की भी अपनी मीटिंग्स भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट भी कह रहे हैं कि जी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों नहीं आ जाते। अच्छा, एनवायरमेंटलिस्ट बड़े खुश हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम तो आपको हमेशा बोल रहे होते हैं कि हर मीटिंग के लिए आप जहाज़ में चले जाते हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इंटरेस्टिंगली इनफ, इन तरह की कंपनीज जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर और इस तरह की काम कर रहे हैं, उनके शेयर्स पागल हो गए हैं। जैसे जूम की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो एक चाइना में कंपनी है जिसका मिलता जुलता नाम है, उसकी शेयर्स 20% ऊपर बढ़ गए हैं क्योंकि लोग समझ रहे हैं वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग वाले जूम है। अच्छा, इसके साथ नेटफ्लिक्स की जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग घर पे बैठे हुए हैं, फिल्मी बंदा देख ले। ठीक है। जाहिर है कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे क्लोरॉक्स वगैरह, जाहिर है कि जो है कैंड फूड, और इंटरेस्टिंगली इनफ होम फिटनेस मशीन्स, सबकी लोग एक्सरसाइज मशीन्स खरीद रहे अगर हैं। कोकेन और अल्कोहल के रेट्स बढ़ रहे हैं तो सभी के बढ़ेंगे। हर आदमी जो है उसमें मुनाफा भी तलाश करता है ना। हाँ। मुसीबत में। अच्छा, अगर मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव, चूंकि कम वक्त रह गया है, वो अगर काफ़ी है कर दूं कि आज की हद तक जो हैं आलमी हलाकतें जो हैं कोरोना वायरस से वो 4000 से ऊपर हो गई हैं। 1 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं और अब 100 से ज़ायद ममालिक इसकी जद में आ गए हैं। लेकिन आज पहला दिन है कि चीन में जो सूबा था हुबे, उससे बाहर किसी सूबे में किसी नए मुतासिर की इत्तला नहीं मिली। आज जो 19 नए मरीज़ हैं वो हुबे के मकामी ही हैं और चीनी सदर शी जिनपिंग ने पहली बार वबा फैलने के बाद हुबे के दारुल हुकूमत वुहान का दौरा किया है। चीन में इस वक्त तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद 81,000 है और मरने वालों की तादाद 3136 है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने कहा है कि चीन में कोरोना वायरस से मुतासिर 70% अफराद यानी 60,000 लोग सेहतियाब हो चुके हैं। इसका मतलब है कि इस वायरस पे काबू पाना मुमकिन है। सही है। चीन से बाहर अगर देखें तो इटली की हालत इस वक्त बहुत पतली है। पूरा मुल्क इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है। इसका मतलब है कि 6 करोड़ आबादी जो टोटल पॉपुलेशन है वो लॉकडाउन की जद में है। 500 के लगभग हलाकतें हुई हैं। जो शहरी बाहर निकलने पे मजबूर हैं उन्हें एक दूसरे से कम 1 मीटर यानी 3.5 फुट का फासला रखने का हुक्म दिया गया है। किसी को बिला वजह सफ़र की इजाज़त नहीं है। अवामी इज्तिमात नहीं हो सकते। तालीम और खेल की सरगर्मियाँ पहले ही हैं। और वेटिकन में ये हुआ है कि सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर जो है उसको 3 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। मुझे इससे पहले अच्छा, लेकिन पोप ने भी तो कुछ कंफ्यूजन पैदा कर दी है ना। पोप ने जो है ये कहा है जो पादरी हैं कि वो ज़रा जुर्रत से काम लें और बीमारों की अयादत करें, जबकि अतालवी गवर्नमेंट जो है इसके बरक्स कह रही है कि आप जो है उनसे कम से कम कांटेक्ट रखें। तो अब मुझे नहीं पता कि एनॉमली कैसे देखना होगा। अच्छा, एक इटली के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि जो मॉर्गेज की पेमेंट होती है ना, जिन लोगों ने मतलब घर पे लोन लिया हुआ है वगैरह वगैरह, आपको काम पे तो कोई जा ही नहीं रहा, तो हुकूमत ने कहा है कि आपको अभी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मुबशिर, आप क्या करें? जी मुबशिर, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि इटली पे जो ताज़ा तरीन फिगर आई हैं तो 631 मरीज हो गए हैं और एक दिन के अंदर 200 से जायद हलाकतें हुई हैं। तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और चाइना से बाहर जो है, ईरान में फॉर दैट मैटर और साउथ कोरिया में भी खासी हलाकतें। अच्छा, अब यहाँ पर ईरान का मैं बता दूं कि आज जो है जो रूहानी पेशवा हैं अली खामनाई, उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इस मरज़ का मुकाबला करते हुए मारे गए हैं वो शहीद हैं। ईरान में 291 अमवात हुई हैं और जब बल्कि 2700 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। 70,000 कैदियों को आर्जी तौर पे घर भेज दिया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब में जो है हालात जो हैं वहाँ 5 केसेस फ़िलहाल निकले हैं, लेकिन उसने WHO को $10 मिलियन दिए हैं कि वो कोरोना से फाइट करने के में इस्तेमाल करे। जापान ने $4 बिलियन का जो पैकेज है वो अनाउंस किया है अपने शहरियों की प्रोटेक्शन के लिए। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने $125 मिलियन अनाउंस किए हैं
भारत में होली की सरकारी तकरीबात मनसूख हो चुकी हैं, वहाँ 56 मुतासरीन हैं। और जनूबी कोरिया, हैरत अंगेज़ बात है कि 5000 से ज़ायद लोग मुतासिर हैं, लेकिन अमवात सिर्फ 22 अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब लोग अक्सर इसकी तरफ पॉइंट करते हैं कि यार जनूबी कोरिया में इतना है, आप इटली और ईरान को क्या हो गया। तो हुआ ये है कि मतलब 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो इटली की अगर हम बात करें तो अभी मैं 2-3 इटालियंस की ही ट्वीट्स पढ़ा था, उनका कि यार हमने बहुत हल्का लिया कि ज़ुकाम है, नो बिग डील, कुछ नहीं होगा। और एकदम जब फैला है ना, तो पूरा हेल्थ केयर जो सिस्टम है आपका वो कोलैप्स हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ शुमाली इटली की, जहाँ पर ज़्यादा केसेस है। ईरान में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अफसोस की बात यह है कि जो बाकी यूरोपियन ममालिक हैं ना, वो सबक नहीं सीख रहे। तो जनूबी कोरिया ने क्या मॉडल यूज़? जो जनूबी कोरिया ने एक तो धड़ाधड़ टेस्टिंग की, सेकेंडली उनका आई थिंक हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा तंदुरुस्त है, ज़्यादा क्या कहते हैं, रेजिस्टेंट है टू क्राइसिस। लेकिन सबक नहीं सीखा जा रहा, क्योंकि फ्रांस में जो बिल्कुल इटली के बराबर में ही है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़रा वीडियो तो ज़रा दिखाएं। आपने वो स्मर्फ कार्टून कभी अपनी ज़िंदगी में शायद देखा, मवशत तुमने स्मर्फ्स देखे हैं कभी अपनी जिंदगी में? जी। तो वहां पर स्मर्फ फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें कोई 4-5 हजार लोग स्मर्फ कॉस्ट्यूम्स में पहन के मतलब डांस कर रहे हैं। ये इसलिए डांस कर रहे हैं कि कोरोना होने से पहले जरा थोड़ा सा उछल कूद कर लें, खुशी मना लें, पता नहीं कल हो ना हो। बनने से पहले मैं स्मर्फ कल्चरल मिनिस्टर जो है फ्रांस के, वो भी पॉजिटिव, उनको भी कोरोना वायरस। तो यार अपने पास ही रखें ना ऐसा कल्चर यार। हाँ, क्या है, कल फिर हो सकता है हमें इसी तरह तफसील से बात करनी, ऐसा ही होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।